हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम टू माय चैनल विप्रा मलिक कॉमर्स। तो चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, अब आने वाले जो आपके 2-3 चैप्टर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म के, आपने फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं। अब आपको देखना है कि जब पार्टनर का, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में, तो तब क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं, क्या क्या अकाउंट्स बनाए जाते हैं। दैट मीन्स आपको एडमिशन का भी चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद आपको रिटायरमेंट और डेथ का एक चैप्टर है, वो आप पढ़ोगे। उसके बाद आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ोगे। तो ये सब चैप्टर पढ़ने से पहले आपका एक बेस होता है जिसमें आपको सीखना होता है कि आप जिस टाइम पर रिटायरमेंट होगा, एडमिशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, तो तब जो गुडविल है उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो इसके लिए हमें पहले पढ़ने की ज़रूरत है कि हम गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब पढ़ने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए, कैलकुलेट तो हम कर लेंगे, बट पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ गुडविल, कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। गुडविल Goodwill means the goodwill or the reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owners. If a firm renders good service to the customers who feel satisfied will come again and again, and the firm will be able to earn more profits in future. यानी कि गुडविल का मतलब होता है कि जो मतलब बिजनेस का जो ओनर है, जो मालिक है, उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो अपने फर्म का नाम बनाया है, जो अपने फर्म की रेप्यूटेशन बनाई है, उसको बोला जाता है गुडविल। जैसे मान लीजिए आप कहीं शॉप पर जाते हो सामान खरीदने, और आपको वहाँ का सामान भी अच्छा लगता है और जो सेलर थे उनका बिहेवियर भी आपको अच्छा लगता है। दैट मीन्स आपको उस फर्म के गुड्स और सर्विसेज जो है वो अच्छे लगते हैं, आप उनसे सेटिस्फाई फील करते हो, उनकी सर्विसेज से, उनके गुड्स से। तो आप उस शॉप पर बार बार जाएंगे, है ना। तो आप उस शॉप पर बार बार जाएंगे, तो इसी तरीके से आपके जैसे और भी कस्टमर्स जो है उस शॉप पर बार बार विजिट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो शॉप है उनका फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही फर्म्स का होता है कि जो फर्म्स अच्छे गुड्स और सर्विसेज रेंडर करते हैं, कस्टमर्स उनसे सेटिस्फाई होते हैं, तो बार बार उनकी शॉप पर आते हैं। तो इससे क्रिएट होती है उनकी क्या, एक रेप्यूटेशन क्रिएट होती है मार्केट में, है ना। तो इस रेप्यूटेशन को बोला जाता है गुडविल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दस Goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profit earned by other firms in the same trade। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गुडविल होती है वो एक फर्म की रेप्यूटेशन होती है। कैसी रेप्यूटेशन, कि अगर हम उस फर्म को दूसरे जो फर्म्स हैं, अदर फर्म्स जो है, उनके साथ अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, तो जो हमारी फर्म है उसका प्रॉफिट, यानी जिसकी ज़्यादा गुडविल होती है वो फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे कि सपोज करो आप जब वो लेने जाते हो मिठाई, तो मान लो 2 शॉप्स हैं, ठीक है, एक ही मार्केट में 2 शॉप्स हैं, लेकिन एक शॉप है जिसका बहुत ज़्यादा नाम है और वो शॉप वहाँ पर 10-15 सालों से है। ठीक है, तो उस शॉप की जो मिठाई है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप कौन सी शॉप से जाके मिठाई खरीदोगे, जो ज़्यादा फेमस है, जिसका ज़्यादा नाम है ना। तो ज़्यादातर कस्टमर्स उसी शॉप पर जाएंगे, है ना। तो वो जो नाम है उस शॉप का, वो क्या है, उसकी गुडविल है। और उस गुडविल की वजह से, उस नाम की वजह से, उस रेप्यूटेशन की वजह से उस शॉप की जो सेल होती है वो कंपैरेटिवली वो दूसरे फर्म से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गुडविल आपको हेल्प करती है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं गुडविल की डेफिनेशन। हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई एमसीक्यू आ जाए और आपसे डेफिनेशन ही
पूछ ली जाए। तो एक बार पढ़ लेते हैं। लॉर्ड लिंडले जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है गुडविल की। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेप्यूटेशंस। यानी कि जो गुडविल है, गुडविल टर्म जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है ये टर्म, कि कनेक्शंस यानी कि लोगों के, मतलब जो ओनर है बिजनेस का उसके दूसरों के साथ कैसे कनेक्शन है, कैसे रिश्ते हैं और उसकी मार्केट में कैसी रेप्यूटेशन है। तो उन कनेक्शंस और रेप्यूटेशन की वजह से उसको क्या बेनिफिट, कितना बेनिफिट अराइज होता है, तो उसके लिए एक टर्म दी जाती है गुडविल। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड एल्डन ने क्या डेफिनेशन दिया गुडविल का? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिजोर्ट टू ओल्ड प्लेस। यानी कि लॉर्ड एल्डन ने बोला कि गुडविल इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। मतलब गुडविल क्या होती है? गुडविल एक, हम बोल सकते हैं कि जो पुराने कस्टमर्स हैं जब वो बार बार अपनी किसी उसी शॉप, उसी पुरानी जगह, उसी पुरानी शॉप पर बार बार जाते हैं तो उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस को अर्न होती है, बस गुडविल हम उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं गुडविल की। अब बात कर लेते हैं गुडविल के फीचर्स के बारे में। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। तो इंटेंजिबल वर्ड यहां पर आया। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कि ये असेट हमारे पास है। भाई अगर किसी शॉप का मार्केट में अच्छा खासा नाम है तो उस नाम को, उस रेप्यूटेशन को ना आप देख सकते हो, ना आप छू सकते हो, आप सिर्फ उसको क्या कर सकते हो? आप सिर्फ उसको, उसके एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हो, है ना। तो ये उसको क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल असेट। और एक होती है आपकी टेंजिबल असेट। तो टेंजिबल असेट्स किसको बोला जाता है? टेंजिबल असेट्स वो होती हैं जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। जैसे कि आपका हो गया फर्नीचर, है ना, आपका फर्नीचर हो गया, और क्या हो गया? आपका प्लांट हो गया, और मशीनरी हो गई। तो ये सब जो है, ये सब क्या है? ये सब है आपके टेंजिबल असेट्स, यानी जिनको आप छू सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इट इज अ वैल्यूएबल असेट। वैल्यूएबल असेट का मतलब क्या होता है? ये गुडविल ही तो आपकी वैल्यू को बढ़ाती है ना, ये आपके लिए असेट है ना, वैल्यूएबल असेट है, यानी कि इसकी अच्छी खासी वैल्यू है, कीमत है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। गुडविल क्या करती है? ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्पफुल होती है, यानी कि गुडविल की वजह से ही तो जो फर्म्स है वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। इसके अलावा इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। यानी कि गुडविल की जो वैल्यूएशन होती है वो हम कब करते हैं? वो जब करते हैं हम, जब हमारा जो बिजनेस है वो मतलब सोल्ड होता है, जब हम उस बिजनेस को बेचते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे की फॉर्म में वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। और ये बहुत मुश्किल होता है कि हम गुडविल को एक एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएं। यानी आपकी शॉप है, अगर उसका मार्केट में अच्छा खासा नाम है तो आप कैसे, मतलब इतना इजीली आप नहीं बता सकते हो ना कि वो जो नाम है, वो जो रेप्यूटेशन है उसकी कितनी वैल्यू है, 5 लाख की वैल्यू है, 10 लाख की वैल्यू है। तो ये चीज को आइडेंटिफाई करना वेरी डिफिकल्ट है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कैसे गुडविल का, कि वो गुडविल कितने रुपए की है, कि आप उसको ये आइडेंटिफाई कर पाए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ फीचर्स ऑफ गुडविल। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि गुडविल का वैल्यूएशन करने की, गुडविल की वैल्यू को डिटरमाइन करने की जरूरत क्यों होती है?
कब कब जरूरत होती है, कब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं? तो सबसे पहला है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सबसे पहला है कि अगर मान लीजिए आपके जो फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो उस टाइम पर उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें गुडविल का वैल्यूएशन भी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि उनका जो रेशो था वो 3:2 था, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो करना चाहते हैं 5:4 करना चाहते हैं। ठीक है, वो 5:4 करना चाहते हैं, तो यानी वो अपना जो रेशो है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो जब उनको जो रेशो है वो चेंज करना होता है तब उन्हें गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। इसके अलावा जब नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, यानी आप कह सकते हो एडमिशन के टाइम पर, है ना, एडमिशन के टाइम पर भी क्या होता है? गुडविल का वैल्यूएशन होता है ना। इसके अलावा आपका थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, यानी कि पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम पर या उसकी डेथ के टाइम पर भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को सेल कर दिया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो डिसोल्यूशन के टाइम पर भी क्या होता है? गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ठीक है, इसके अलावा व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड विद अनदर फर्म, हो सकता है ऐसा भी तो हो जाता है ना कभी कभी, जैसे कि ये एक ABC लिमिटेड तो कंपनी हो जाएगी, तो मान लीजिए एक ABC एंटरप्राइजेस है, फर्म है, एक BCD है, तो ये पहले अलग अलग बिजनेस करते थे, अब ये दोनों साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, मतलब ये क्या हो गए? ये अमलगमेट हो गए, एक साथ अब ये मिलकर बिजनेस करेंगे, मतलब दो बिजनेस मिलकर अब एक हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर अमलगमेशन होता है तो तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है, अब ये हो गई हमारी गुडविल की थ्योरी। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो न्यूमेरिकल में आपका क्या है? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि आप गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हो, क्या क्या मेथड्स है आपका गुडविल का वैल्यूएशन करने के। तो सबसे पहले आपका जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम निकालना सीखेंगे कि हम गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसकी हेल्प से? एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से। ठीक है, आज की क्लास में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। यानी कि आप गुडविल जो है फर्म की उसको कैलकुलेट करिए किसके बेसिस पर? कि आपकी फर्म को पिछले 5 साल में जो प्रॉफिट हुए हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करिए और उसके हिसाब से आप जो है गुडविल को फाइंड आउट करिए। तो अगर आपको ऐसे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर बोला जाए तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? जो जितने साल का प्रॉफिट बोला है उतने साल का सबसे पहले आपको एवरेज निकालना होता है प्रॉफिट का। तो चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमें ये 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है, ये इन 5 सालों के हमारे पास प्रॉफिट है, और ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, ब्रैकेट में किसको शो करते हैं? दैट मीन्स ये माइनस का आइटम है, मीन्स ये क्या है? ये लॉस है। ठीक है, क्या है? ये लॉस है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कुछ गिवन है। तो ऑन 1 January 2016 a fire broke out which results into a loss of goods of rupees 3 lakh।
1 जनवरी 2016 को क्या हो गया, फर्म में आग लग गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, 3 लाख रुपए के जो गुड्स थे वो जल गए, उनका नुकसान हो गया। तो एक क्लेम ऑफ ₹70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए वो जो गुड्स थे ना, उन गुड्स का क्या करवाया हुआ था, उन गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो वो इंश्योरेंस जो है वहां से कुछ क्लेम आया, लेकिन कितने रुपए का क्लेम आया, सिर्फ 70,000 रुपीज का क्लेम आया। ओके, नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। मतलब कि जो साल में, तो जो आपका ईयर था 31 मार्च 2017 को जो खत्म हुआ था, यानी कि ये वाला ईयर, तो इसमें फर्म को रिसीव हुआ क्या, एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। मतलब टैक्स रिफंड क्या होता है कि फर्म ने जो टैक्स पे कर रखा था वो वापस आया, उसका कुछ पैसा है ना, रिफंड वापस आया है। तो अनएक्सपेक्टेड था, हमें पता नहीं था इस तरीके का कोई पैसा हमें बाद में मिलने वाला है ना। तो इनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, जो आग लग गई थी, मतलब उस आग का भी नहीं पता होता कब लग जाएगी, तो ये क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। और जो सेकंड पॉइंट में आपको अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड मिला, ये क्या है, ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट तो होता है, जैसे नॉर्मल आपके जो भी काम है, जो भी आप टाइप का बिजनेस करते हो, उससे आपको जो आपके नॉर्मल ऑपरेशंस जो है फर्म के, उससे जो प्रॉफिट अर्न होता है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन इसके अलावा अगर आपको, मतलब आपको आपके बिजनेस के अलावा किसी और वजह से, आपके बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा किसी और रीजन की वजह से कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो दैट इज नोन एज अबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो, अगर आपका जो 2013 और 14 का प्रॉफिट था उसमें कोई चेंज नहीं आया था, तो आपका 4 लाख का प्रॉफिट था, आपने पूरा 4 लाख लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2014-15 में के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे भी पूरा 5 लाख लिख दीजिए। इसके अलावा आपकी जो आग लगी थी वो 1 जनवरी 2016 को लगी थी, तो ये जो ईयर है 1 जनवरी 2016 का, ये कब से शुरू हुआ होगा, ये 1 अप्रैल और 2015 से शुरू हुआ होगा, और कब तक, 31 मार्च, है ना, 31 मार्च 2016 तक ये ईयर चला होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 15-16 में आग लगी है ना, 15-16 जो ईयर था उसमें ये आग लगी है, तो 60,000 का ऑलरेडी आपको लॉस था। ठीक है, और अब नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा बताओ भाई, 3 लाख रुपए का नुकसान था, लेकिन 70,000 तो हमें मिल भी गए ना। तो 70,000 अगर हमें मिल गए हैं, तो इसका मतलब हमारा जो अब नॉर्मल लॉस है वो कितना है, वो है आपका 2,30,000 रुपए का, है ना, क्योंकि 3 लाख में से 70,000 घटाओ तो कितना बचता है, 2,30,000। तो 2,30,000 का आपका क्या है, अबनॉर्मल लॉस है। तो अबनॉर्मल लॉस को कर लेते हो आप ऐड, और अबनॉर्मल जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उसको करते हो आप माइनस। तो देखो 60,000 ऑलरेडी आपके पास माइनस का ही अमाउंट था, क्योंकि लॉस था ना, और इसमें आप कोई प्लस का अमाउंट ऐड करते हो 2,30,000। तो आप 2,30,000 में से जो माइनस के 60,000 थे उनको हटा दीजिए, तो इसका मतलब आपको इस साल में कितने का प्रॉफिट है, 1,70,000 का। ठीक है, आगे चलिए, 2016-17 में जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1,50,000 का। क्या इसमें भी कोई एडजस्टमेंट है, नहीं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद आपका जो लास्ट ईयर है, वो लास्ट ईयर जो है आपका, उसमें क्या हुआ, उसमें आपको एक टैक्स रिफंड मिला, है ना, टैक्स रिफंड मिला 80,000 का। तो उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप एबनॉर्मल गेन है ना, एबनॉर्मल गेन को आप क्या कर देते हो, आप माइनस कर देते हो। तो आप 2,50,000 में से क्या कर दोगे, 80,000 को माइनस कर दोगे। ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये ब्रैकेट आना चाहिए यहाँ पे,
है ना, ये माइनस करना है ना हमको। यस, तो 2,50,000 में से 80,000 जाएंगे तो 1,70,000। ठीक है, अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए और इन सबको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है। सब लोगों ने 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, आपको मीन निकालना आता है ना, एवरेज निकालना आता है। एवरेज कैसे निकालते हो, सबका सम कर दोगे और अपॉन में क्या लिखोगे, कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो यानी कि 13,90,000 डिवाइड बाय 5, तो कितना आंसर आया, 2,78,000। और देखो जितना भी आपको बोला हो कि आपको कितने साल के परचेज को बेसिस बनाना है, कितना साल बोला, 3 इयर्स बोला, तो 3 इयर्स में आप क्या कर दो, 3 का क्या कर दोगे आप, एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई। तो ये आ गई है आपके फर्म की गुडविल 8,34,000। आई होप आपको क्लियर होगा गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1। A और B एक फर्म में पार्टनर है जिनका जो रेशो है वो 2:1 है। They decided to take C into partnership for 1/5 share on 1 April 2017। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो C को भी लेकर आएंगे, मतलब कि वो एक नए पार्टनर का एडमिशन करने वाले हैं, है ना। कितने शेयर से आएगा, 1/5 शेयर से आएगा। तो फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इन्होंने क्या बोला है कि हम जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे ना, वो हम मानेंगे कि पिछले 3 साल या फिर पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट हुआ था, एवरेज प्रॉफिट, उसमें से ज्यादा जो होगा, मतलब एक तो आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज फाइंड आउट करो, दूसरा आप पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज फाइंड आउट करो। तो जिसका भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आएगा उसको ही आप क्या मान लोगे, उसी का ही आप 80% निकाल दोगे और उसको क्या मान लोगे, उसको आप गुडविल मान लोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट मानना पड़ेगा, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉफिट ज्यादा आया है, किसका एवरेज ज्यादा आया है। जिसका भी एवरेज ज्यादा आया होगा उसी का आपको 80% निकालना पड़ेगा, तो आपका जो वैल्यू है गुडविल का वो आ जाएगा। तो कैसे, आपको 4 साल का दिया है ना, आपको 2014 का प्रॉफिट दे दिया, 2015 का दे दिया, 16 का हो गया और आपका 17 का। तो सब में प्रॉफिट है, किसी में लॉस नहीं है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखो आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप अलग अलग, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कंपेयर करना था तो इसलिए एक टेबल की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो आपका 2015, 16 और 17, ध्यान देना एक बात पे कि हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 की। तो हमें ये वाले 3 नहीं लेने हैं, ऊपर वाले 3 नहीं, बल्कि कौन से 3, जो अभी रिसेंट 3 साल के प्रॉफिट थे, है ना। जब आप 3 साल का फाइंड आउट करोगे ना, तो बाद के 3 साल का फाइंड आउट करना है आपको, पहले 3 साल का नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो आपके 3 साल का प्रॉफिट है 15, 16 और 17, इसको आपने ऐड किया और आपने डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो आपका 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा आप 4 साल का निकालोगे तो 4 साल का तो दे ही रखा है, तो सबको प्लस कर दीजिए, आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा 3,74,000। तो 3,74,000 को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो एवरेज प्रॉफिट आया 93,500। तो बताओ किसका प्रॉफिट ज्यादा आया, आपके 4 सालों का प्रॉफिट ज्यादा आया। तो आप क्या करोगे बताओ भाई, 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट जो है वो 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा है। तो आपकी गुडविल की जो वैल्यू इन्होंने बोला हुआ था ना कि उसको आप उसका 80% आपको मानना है गुडविल, तो यानी कि आप इसका 80% कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74,800। ठीक है, बताइए क्या आपको एवरेज प्रॉफिट का जो मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का
वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे 2 मेथड रहते हैं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी अकाउंट्स की उसमें हम अपने वो 2 मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे, तो आपको फिर गुडविल जो है निकालना, उसका वैल्यूएशन करना अच्छे से आप सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।